हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ राम सर बायोलॉजी। आप सभी का स्वागत है। आज हमारा जो टॉपिक है यहाँ पर नीट के लिए, सीयूटी के लिए, वो है हमारे पास में डीएनए रेप्लिकेशन। इसे आप बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी टारगेट कर सकते हैं। ये हमारा जो टॉपिक है ये जेनेटिक्स से आया है और जेनेटिक्स में भी हमने चैप्टर नंबर 2 यानी मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस जो है हमारा, उससे हम ये टॉपिक ले रहे हैं। इस टॉपिक की पर्टिकुलर बात करते हैं तो देखो जी, सबसे पहली और इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि जेनेटिक्स जो है उसकी हम बात करें तो देखो स्टडी ऑफ जीन्स है, स्टडी ऑफ जीन्स। और ये जीन्स जो है ये मुझे कहां से मिलते हैं, इसके लिए मुझे यहां पर थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे ताकि मुझे पता चले कि एक्चुअल में ये जीन्स जो है ये कहां से आते हैं। इन जीन्स की पर्टिकुलर बात करें अगर मान लो तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि भैया मेरे पास एक न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर क्या है बच्चों, ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर मेरे पास में क्या है, क्रोमोसोम है। इस क्रोमोसोम की अनवाइंडिंग जब मैं करता हूं, ये लो जी, क्रोमोसोम की अनवाइंडिंग जब मैं करता हूं तो मुझे यहां पर पर्टिकुलर तरह के कुछ जीन्स दिखाई देते हैं, कुछ कोडॉन्स दिखाई देते हैं जिनके अंदर जीन्स छुपे हुए हैं या फिर अमीनो एसिड के सीक्वेंसेस छुपे हुए हैं या फिर हम बोल सकते हैं कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन हमारी छुपी हुई है। यानी कुल मिलाकर के ये जो जीन्स हैं ये क्या करने वाले भाई साहब, ये करने वाले हैं जी एक्सप्रेशन। यानी कि जीन एक्सप्रेशन जो होता है वो यहीं से रेगुलेट करवाया जा सकता है। कई सारे इसके प्रोसेस हैं, जैसे सेंट्रल डोगमा जो है, फ्रांसिस क्रिक ने जो सेंट्रल डोगमा का मॉडल दिया था उसमें इन्होंने क्या बोला था, उन्होंने बोला था भाई साहब कि भैया यहां पर क्या है कि 3-4 प्रोसेस हो रहे हैं जिनकी वजह से पूरी लाइफ जो है हमारी चल रही है, मेटाबॉलिज्म हमारा चल रहा है। हमारे जो जीन के एक्सप्रेशन हैं, जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो हमारी पास ऑन होती है, वो सारी जेनेटिक एक्सप्रेशन जो है ये यहीं से ही आते हैं। और इस बात के लिए हम यहां पर टारगेट करने वाले हैं हमारे इस टॉपिक को, जिस टॉपिक का नाम क्या है, डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन जो टॉपिक है वो हमारे इस मॉलिक्यूलर बेसिस का एक इंपॉर्टेंट वाला टॉपिक है जो बच्चों को कई बार कंफ्यूजन देता है या फिर कुछ चीजें हैं जो समझ नहीं आती हैं। एनसीईआरटी डायरेक्ट कुछ चीजों को लिखते हैं जो हमें पर्टिकुलर समझ में नहीं आ रही है, उन चीजों को हम यहाँ पर टारगेट करेंगे और पढ़ेंगे कि भैया यहाँ पर जो जीन्स हैं उन जीन्स का यानी डीएनए का हमें रेप्लिकेशन करवाना क्यों जरूरी है। सबसे पहले तो देखो एक चीज सुनना ध्यान से, रेप्लिकेशन, मैंने बोला कि रेप्लिकेशन क्या होता है, रेप्लिकेशन का मतलब क्या हो गया, देखो सीधा सीधा मतलब है इसका वैसा पॉपिंग ऑफ डीएनए, कॉपिंग ऑफ डीएनए। ठीक है, तो डीएनए की कॉपी अगर हम कर रहे हैं इसका मतलब क्या है कि रेप्लिकेशन हम कर रहे हैं। और ये जो रेप्लिकेशन है, इस रेप्लिकेशन की अगर प्रॉपर बात की जाए तो भैया सीधी सी बात है, ये डीएनए जो है इसकी बहुत सारी जो कॉपीज बनेगी, ये बहुत सारी कॉपीज ट्रांसक्राइब होगी और ट्रांसक्राइब होने से क्या मिलेगा, तो हमने बोला डीएनए से हम आगे जाकर क्या बनाने वाले हैं, आरएनए बनाने वाले हैं। आरएनए से फिर हम क्या बनाने वाले हैं, प्रोटीन बनाने वाले हैं। और प्रोटीन से हम क्या बनाने वाले हैं, एंजाइम्स बनाने वाले हैं, जो कि क्या करने वाले हैं, हमारे जीन का एक्सप्रेशन रेगुलेट करने वाले हैं, हमारे बॉडी का मेटाबॉलिज्म जो है उसको कंट्रोल करने वाले हैं। और बहुत सारे ऐसे फंक्शंस जो यहां हमारी बॉडी में होने वाले हैं वो हम यहां से देख सकते हैं। तो समझ आया ना, मतलब मजेदार सा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डिफिकल्ट वाले लेवल में अगर ये हम देखें तो आता है। और डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में हमें जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हमें पढ़ने हैं वो हम आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। और एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आपके लिए, लॉन्ग ईयर बैच हमारा जो है वो लॉन्च हो चुका है। आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, राम सर बायोलॉजी के नाम से हमारा ऐप है। आप उस पर जाइए और अपना कोर्स जो है उसको सिलेक्ट कीजिए, वहां पर आप अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। इस टॉपिक में बच्चों अब हम क्या पढ़ने वाले हैं फटाफट देख लो भाई। ये टॉपिक हमारा है एक चैप्टर से, जेनेटिक्स का ये चैप्टर है। और जेनेटिक्स के इस चैप्टर की बात करें तो भैया कौन सा चैप्टर है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। मॉलिक्यूलर बेसिस इसका मतलब क्या हो गया, ऐसे मॉलिक्यूल्स जो यहां पर इनहेरिटेंस करवाने में हेल्प कर रहे हैं। और ऐसे मॉलिक्यूल्स को बच्चों क्या बोलते हैं यार, न्यूक्लिक एसिड्स बोलते हैं। न्यूक्लिक एसिड दो तरह के होते हैं जी, एक आरएनए हो सकता है और एक डीएनए हो सकता है। समझ आया क्या, सब सही है ना। तो हमने कहा कि भैया हमारे पास में ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक में क्या क्या हम चीजें देखने वाले हैं, इस पर्टिकुलर वीडियो में क्या क्या टॉपिक्स हम पढ़ने वाले हैं उनकी बात की जाए तो भाई पहला हमारा टॉपिक रहेगा डीएनए रेप्लिकेशन। इस डीएनए रेप्लिकेशन को पढ़ने के बाद में हम एक एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे। एक्सपेरिमेंट क्या बोलता है कि भैया रेप्लिकेशन हुआ कैसे, तो यानी प्रूफ देगा, हमें प्रूफ देगा तो हम यहां से पहचान पाएंगे कि ये रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए जो है वो कैसे हुआ होगा। टेलर का एक्सपेरिमेंट देखेंगे और डीएनए रेप्लिकेशन के जो प्रोसेस में इंक्लूडेड स्टेप्स हैं उन सभी स्टेप्स को हम पढ़ने वाले हैं। तो भैया तैयार हो जाइए
अपने नोट्स या एनसीईआरटी जो है वो लेकर बैठिए। हम सबसे पहले यहां पर देखने वाले हैं डीएनए रेप्लिकेशन होता क्या है। ठीक है, डीएनए रेप्लिकेशन होता क्या है सबसे पहले हम ये देखने वाले हैं। देन उसके बाद हम पढ़ेंगे सेमी कंजर्वेटिव मॉड ऑफ डीएनए, या फिर हमारे पास में जो ये मॉडल है इसको हम देख लेंगे, मेसेल्सन स्टाल का एक्सपेरिमेंट देख लेंगे, टेलर का एक्सपेरिमेंट देख लेंगे, और इसके अलावा हम यहाँ पर इंपॉर्टेंट सी चीज देखने वाले हैं, स्टेप्स ऑफ द रेप्लिकेशन, जिसमें हम प्रोसेस को इंक्लूड करते हैं। देखो यार, छोटा सा रिकॉल है तुम्हारे लिए कि तुमने मतलब है ना 11th क्लास में सेल बायोलॉजी तो पढ़ा ही होगा। अब सेल बायोलॉजी जब तुमने पढ़ा है तो तुमने पढ़ा होगा कि भैया सेल साइकिल जो हमारी होती है, उस सेल साइकिल की बात करें तो उसमें एक स्टेज आती है जहां पर जाकर के डीएनए जो है रेप्लिकेट करता है। तो डीएनए रेप्लिकेट करने वाली साइट कौन सी है भैया? कहां पर डीएनए रेप्लिकेशन होता होगा? कौन सी फेज में डीएनए रेप्लिकेशन होता होगा? कौन सी फेज में होता होगा? बताओ भाई, फटाफट बताओ, कौन सी फेज में डीएनए रेप्लिकेशन होता होगा? जल्दी से भाई, जल्दी से आंसर करो, फटाफट से। कर दिया? तो ये भी कर लो, डाउनलोड आवर ऐप फ्रॉम द प्ले स्टोर, और प्ले स्टोर से आप हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और बहुत सारे इंटरेस्टिंग कोर्सेज जो हैं उनको आप प्रॉपर अपने लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, सारी मेहनत तुम्हारे लिए बच्चों। ठीक है, आ जाओ भाई, फटाफट आ जाओ। एंटी पैरेलल डीएनए स्ट्रैंड्स के बारे में तुमने पढ़ा होगा पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के स्ट्रक्चर में, और ये जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का स्ट्रक्चर होता है उसमें हमने देखा है कि भैया एक तरफ 3 प्राइम एंड, एक तरफ 5 प्राइम एंड, फिर नीचे की तरफ जो एंटी पैरेलल एंड होगा या स्ट्रैंड होगा उसमें 5 प्राइम एंड से 3 प्राइम एंड, यानी दो डायरेक्शंस में मतलब हमारे पास में पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन जो है वो अरेंज होती है। बीच में हमारे पास में यहाँ पर नाइट्रोजन बेसिस होते हैं, और ये नाइट्रोजनस बेसिस जो है इनकी बात अगर हम करें तो भैया यहाँ पर ये बॉन्ड के थ्रू अटैच होते हैं। इस बॉन्ड को बोला जाता है हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या बोला जाता है बच्चों? हाइड्रोजन बॉन्ड बोला जाता है। हाइड्रोजन बॉन्ड की अगर बात करते हैं तो एडेनिन और थाइमिन के बीच में हमें डबल बॉन्ड दिखाई देता है, और ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में हमें ट्रिपल बॉन्ड दिखाई देता है। ये हमारी थ्योरी है। अरे सही है क्या? चलो, एंटी पैरेलल स्ट्रैंड्स ऑफ द डीएनए, इसको हम देखते हैं। तो देखो भाई, दो मेन स्ट्रैंड्स हमारे पास में है। हर स्ट्रैंड के अंदर एक फॉस्फेट की बैकबोन होती है। बताओ, फॉस्फेट बैकबोन में क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती है? बोलो, नाम ही बोल दिया सर आपने। फॉस्फेट ग्रुप जो है वो यहां पर प्रेजेंट होता है, जो कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन की बैकबोन बनाता है। ठीक है, उसके बाद में आ जाओ भाई, 5 प्राइम जो कार्बन है राइबोस शुगर का, उसके पास में फॉस्फेट ग्रुप होता है जो कि 3 प्राइम कार्बन यानी फ्री OH ग्रुप से अटैच होता है। और देन उसके बाद में हम अगर बात करें तो 5 प्राइम से 3 प्राइम भी हमारे पास में एक्सटेंड है, और 3 प्राइम से 5 प्राइम भी एक्सटेंड है। दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं बच्चों? एंटी पैरेलल होते हैं। ये सारी इंफॉर्मेशन तुम पढ़ चुके हो पहले। ठीक है ना? अब हमें इंपॉर्टेंटली क्या बातें याद रखनी है उसको देखें अगर हम, तो हम यूं बोलते हैं कि भैया यहां पर हमारे पास में जो चीजें हैं उन चीजों को अगर हम देखते हैं पर्टिकुलर, तो वहां पर हमारे पास में ये जो चीज है, जैसे कि अभी हमने रेप्लिकेशन के प्रोसेस को देखा, रेप्लिकेशन का जो प्रोसेस है उसमें हमारे पास पर्टिकुलर एक चीज इंपॉर्टेंट है। क्या? कि डीएनए जो है उसका सैंपल हमारे पास होना चाहिए, उसकी हम कॉपीज बनवाएंगे। और कॉपीज बनवाने का मतलब क्या हुआ कि वहां पर ये जो डीएनए की कॉपी बन रही है, ये कॉपी हमारे काम आने वाली है, यानी आगे के प्रोसेसेस में ट्रांसक्राइब होने वाली है। ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है, आप हमें ये हेल्पलाइन नंबर मान लीजिए, और आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं किसी भी क्वेरी के रिगार्डिंग। आपको अगर कोई भी क्वेरी है, आप हमसे कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि आपको नोट्स हम सेंड कर दें, सेंड कर दो सर। ठीक है, तो नोट्स हम सेंड कर दे, पीपीटीज हम सेंड कर दे, पीवाईक्यूज हम सेंड कर दे, तो प्लीज हमें कांटेक्ट करिए और हमारे से जुड़िए। हमारा चैनल जो है उसको सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, शेयर कर लो। ठीक है, और आ जाओ वापिस से यहाँ पर हम क्या चीज पढ़ने वाले। देखो बट, अब जैसे हमने बोला कि भैया रेप्लिकेशन की जब हम बात करते हैं ना, तो सबसे पहला हमारे माइंड में एक चीज आती है, यार रेप्लिकेशन का मतलब क्या है? रेप्लिकेशन का मतलब क्या है? तो हमने बोला भैया इसका मतलब है कॉपी करना या डुप्लीकेट करना। किसका कॉपी या डुप्लीकेशन हो रहा है यहां पर? तो हम बोल रहे हैं कि भैया एक हमारे पास में स्ट्रैंड है, एक डीएनए का सैंपल होगा, एक डीएनए मॉलिक्यूल होगा, एक न्यूक्लिक एसिड होगा, उसे हमें क्या करना है? कॉपी करना है या डुप्लीकेट करना है। वॉटसन एंड क्रिक ने इसके लिए एक मॉडल निकाला। मॉडल का नाम क्या था? सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन। सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन में हमने बोला कि क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हो सकती है हमारे लिए। तो हमने बोला भैया देखो, सीधी सीधी बात, पेरेंटल डीएनए स्ट्रैंड, फिर उसके बाद में पेरेंटल डीएनए स्ट्रैंड का जब कॉपी होगा तो हमने बोला कि वहां पर रेप्लिकेशन फोक बनेगा। रेप्लिकेशन फोक जो बनेगा वहां पर हमारे पास में नए जो स्ट्रैंड आएंगे, उनको नए स्ट्रैंड को हम बोलेंगे न्यू स्ट्रैंड्स या फिर रिकॉम्बिनेंट स्ट्रैंड्स। और उसके अलावा हमारे पास जो पहले पुराने वाले थे वो है हमारे पेरेंटल स्ट्रैंड, यानी कि हमें
पेरेंटल प्लस रिकॉम्बिनेंट दोनों टाइप के स्ट्रैंड जो है वो मिलते हैं देखने को। ये सिलेबस के लिए नोटिफिकेशन है तुम्हारे लिए। अगर तुम्हें किसी भी सब्जेक्ट का सिलेबस देखना हो, ठीक है, किसी भी कोर्स के लिए, तो आप पर्टिकुलर हमारी ऐप में देख सकते हैं, सारी चीजें समझ सकते हैं। ठीक है, ये सारा हमारा जो यहाँ पर हम पर्टिकुलर देख रहे हैं चीजें, इन सभी को आप ऐप में एक फॉर्मेट में एक तरीके से देख सकते हैं। और ऐप में आप जब हमारे इन कोर्सेज को देखेंगे लाइव, तो वहां पर तुम्हें बहुत सारी चीजें मिलेंगी, जैसे नोट्स भी मिलेंगे, वहां पर तुम्हें कई सारी पीपीटीज मिलेंगी, पीवाईक्यूज की बुक्स मिलेंगी, वो सारी चीजें आप यूज कर सकते हैं आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, तो एग्जाम ओरिएंटेड चीजें मतलब आपको मिल जाएंगी फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको मिल जाएंगी, बहुत सारा मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा आपको। फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा इसका मतलब आपको कोई भी पैसा नहीं देना है, सिर्फ और सिर्फ डाउनलोड करना है। डाउनलोड करके अपना जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग जो टॉपिक है उसको अपने हिसाब से डाउनलोड कर लीजिए। सारी चीजें जो सारी इंफॉर्मेशन है वहां पर प्रोवाइडेड। चलिए, अब हमने बोला कि भैया सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए का क्या मतलब है यार। सेमी कंजर्वेटिव का जैसे मैंने तुम्हें अभी बताया कि मेरे पास एक डीएनए सैंपल है, इस डीएनए सैंपल को मैंने बोल दिया भैया मेरे पास पेरेंटल डीएनए है, उस पेरेंटल डीएनए की जब मैं रेप्लिकेशन करूंगा, रेप्लिकेशन के दौरान मुझे वहां पर 2 कॉपीज देखने को मिलेंगी, 2 कॉपीज देखने को मिलेंगी। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे पास में ये हमारा एक डीएनए था जो डबल स्ट्रैंडेड था। अब इस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए की जब मैं बात करूंगा तो इसका मतलब ये ऐसे हमने डीएनए को सैंपल को मान लिया। अब ये सैंपल जो है इसमें ये स्ट्रैंड जो है इनको हमने अलग अलग कर दिया, अलग अलग किया, तो यहां पर अब इसके साथ में कुछ एंटी पैरेलल स्ट्रैंड, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड जुड़ेंगे, इसके साथ में कुछ कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड जुड़ेंगे। अब ये जो मेरे पास में बना, ये तो बना न्यू डीएनए, और ये वाला जो पहले था हमारे पास में, ये हमारे पास क्या है, रिकॉम्बिनेंट पेरेंटल डीएनए, ये है हमारा पेरेंटल डीएनए। और ये पेरेंटल डीएनए की जब मैं बात करूंगा तो मैंने बोला भाई अब मेरे को जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तब मेरे को क्या मिलेगा भाई, ये रेड वाला जो मेरा पेरेंटल डीएनए था ये इसको मैं अलग कर लूंगा। इसको अलग करके मैंने बोल दिया कि भैया ये मेरा पेरेंटल डीएनए हो गया, और बाकी का जो बचा हुआ है वो क्या हो गया मेरे पास, बोलो, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, जो नया डीएनए बना है जिसकी कॉपी बनी है। मतलब यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, आधा मेरे पास पेरेंट डीएनए है, आधा मेरे पास में नया डीएनए है, और दोनों डीएनए जो है वो आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए। ठीक है, सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में सबसे पहले मैसेल्सन और स्टाल ने एक्सपेरिमेंट दिया, ठीक है, प्रूव करने के लिए। और इन दोनों ने जो एक्सपेरिमेंट किया वो बच्चों एक बहुत ही फेमस कॉमन हमारे एक बैक्टीरिया के साथ में किया, और इस बैक्टीरिया का नाम क्या है, ई कोलाई। क्या नाम है, ई कोलाई। तो ई कोलाई बैक्टीरिया के साथ में इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया। ई कोलाई के साथ एक्सपेरिमेंट करके इन्होंने बताया कि क्या क्या चीजें यहाँ पर पॉसिबल हो सकती हैं और क्या क्या चीजें हमारी इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। मैसेल्सन और स्टाल का जो एक्सपेरिमेंट है उसमें इन्होंने सबसे पहले क्या चीज यूज करी, देखो, ई कोलाई लिया, ई कोलाई के अंदर इन्होंने क्या डाला, एक मीडियम डाला, उस मीडियम का नाम क्या है, NH4Cl। क्या नाम है बच्चों, NH4Cl। NH4Cl जो मीडियम डाला इन्होंने, इस मीडियम से अब ये क्या करवाना चाहते हैं, तो इस मीडियम के अंदर इन्होंने क्या किया कि जो नाइट्रोजन है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक बार N14 नॉर्मल वाली नाइट्रोजन डाल दी, एक बार N15 हैवी वाली नाइट्रोजन डाल दी। हैवी और ये लाइट नाइट्रोजन जो है ऐसे तरीके से डाल दी। ठीक है, नॉर्मल वाली नाइट्रोजन N14 हो गई और N15 वाली क्या हो गई, हैवी हो गई। अब इन्होंने क्या बोला कि भैया इस ई कोलाई को मैं क्या करता हूं, अब इस मीडियम में ग्रो करवाता हूं। इस मीडियम में ग्रो करवाने से मुझे क्या चीजें देखने को मिलेंगी, यहां पर उस चीज की बात कर लेते हैं। हमने क्या बोला कि भैया यहां पर ई कोलाई जो है उसके पास में हैवियर डीएनए यानी कि N15 आ जाएगा अगर हम उसी मीडियम में इसको ग्रो करवाते हैं। ठीक है, और उसके बाद में हम जब इसको N15 से ग्रो करवा लेंगे, देन उसके बाद में जब हैवियर डीएनए इसके पास आ जाएगा, अब हम इसको किस में डाल देंगे, N14 वाले में डाल देंगे। यानी यहां पर नाइट्रोजन 14 जो है वो यहां पर प्रेजेंट है। इसको कल्चर करवाएंगे 0 से 20 मिनट के लिए, हमें क्या मिलेगा, फिर 20 से 40 मिनट में हमें क्या मिलेगा। उन दोनों की बात करें अगर, तो हमने बोला भैया हमारे पास में जब ये सेंट्रीफ्यूज चलेगा CSL, ये सीजियम क्लोराइड CSCl का, तो हमने बोला इस सेंट्रीफ्यूगेशन के दौरान में हमें यहां पर जो चीज मिलेगी वो ये मिलेगी बच्चों। यानी मैसेल्सन और स्टाल ने जो एक्सपेरिमेंट किया उसमें ये वाली चीज इन्होंने बताई कि भैया 0 मिनट पर क्या मिलता है, हैवी बैंड मिलता है नाइट्रोजन का। 20 मिनट पर हमें हाइब्रिड बैंड मिलता है जिसमें N15 और N14 दोनों चीजें प्रेजेंट होती हैं। एंड देन फाइनली हमें लाइट बैंड और हाइब्रिड बैंड जो है 40 मिनट बाद में अलग अलग सेपरेट आउट होकर मिल जाते हैं। यानी कि हम दोनों बैंड्स को वहां से निकाल सकते हैं 40 मिनट बाद में। इसका मतलब क्या हुआ, यहां से हमने ये चीज पता लगाई कि हैवी डीएनए बैंड जो है उसमें हमारे पास में
एक डीएनए स्ट्रैंड होगा जिसमें नाइट्रोजन 15 जो है वो प्रेजेंट होगी दोनों स्ट्रैंड्स के अंदर। उसके बाद में हाइब्रिड जो होगा उसमें क्या होगा, एक में लाइटर वाली प्रेजेंट होगी, एक में हैवियर वाली प्रेजेंट होगी। देन उसके बाद में हमने क्या बोला, तो भैया उसके बाद में हमारे पास में यहाँ पर लाइट वाली यानी लाइट बैंड जब बनेगा हमारे पास में, तो दोनों स्ट्रैंड जो है वो लाइट वाली नाइट्रोजन के बने होंगे। इसमें हाइब्रिड डीएनए अलग से मिलेगा मुझे, जिसमें N14 15 दोनों साथ में होंगे, एक तरफ मेरे पास N14 14 दोनों साथ में होंगे। यानी कि मेरे पास में 0 मिनट पर क्या था, तो हमने बोला हैवी बैंड था। उसके बाद 20 मिनट पर क्या था, हाइब्रिड बैंड था, जिसमें मुझे ये कंडीशन देखने को मिलेगी, N14 15 एक साथ है। 40 मिनट बाद में मेरे पास में क्या है, तो हमने बोला भैया 2 तो मेरे पास में क्या है, लाइट बैंड है, और 2 मेरे पास में क्या है, हाइब्रिड बैंड। ठीक है, तो ये जो 2 डीएनए के स्ट्रैंड है जिसमें N14 और 15 दोनों प्रेजेंट है, और बाकी ऊपर नीचे वाले में दोनों में N14 जो है वो प्रेजेंट है। इन चीजों को हमें ध्यान में रखना है, इन चीजों को हमें समझना है। ठीक है, नीट 2027 के लिए जो भी विद्यार्थी तैयारी कर रहा है, जो भी बच्चा तैयारी कर रहा है, वो प्लीज अपनी कुर्सी की पेटी जो है उसको थोड़ा थाम के रखे और अपनी सीट बेल्ट को लगाए रखे, क्योंकि हमें जल्दी से यहां पर हटना नहीं है। अपनी जो ड्राइविंग सीट है उसको प्रॉपर तुम नियंत्रित करके रखो। ठीक है, वहां हमें उस प्रॉपर मतलब जो हमारा, जैसे हम गाड़ी में बैठकर हैंडल स्टीयरिंग को देखते हैं और एक्सेलरेटर को देखते हैं, ब्रेक को देखते हैं, यानी हर चीज को हम मेंटेन करके चलते हैं तभी हम गाड़ी चला पाते हैं। सेम तरीके से यहाँ पर है, ये तुम्हारी जो नीट की जर्नी है उसमें हम तुम्हारी पूरी हेल्प करने वाले हैं और पूरा गेम हम लोग पलट देंगे अगर तुम हमारे साथ में ये सीरीज जो है इसको देखते रहोगे, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहोगे और हमारे साथ में जुड़े रहोगे। नए टॉपिक्स के लिए हमें कमेंट करते रहोगे अगर, तो हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स या फिर बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियोस जो है वो तुम्हारे लिए लाने वाले हैं और बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम तुम्हें तैयारी कराने वाले हैं। अगर आप हमारी ऐप डाउनलोड करते हैं तो भैया ये एक मेंटोरशिप प्रोग्राम है जो आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर हमारे साथ में 1-to-1 इंटरेक्शन करके हम लोग आपको पढ़ाएंगे। सारी चीजें जो स्ट्रेटेजी नीट के लिए होनी चाहिए वो सारी स्ट्रेटेजी जो है वो हम आपके साथ साझा करेंगे, और जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या फिर इंपॉर्टेंट PYQs हो सकते हैं वो सभी हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे विद नोट्स या फिर विद PPTs। हम ये सारी चीजें तुम्हें प्रोवाइड कराने वाले हैं, तो प्लीज हमारे साथ में जुड़े रहिए और आगे की जो भी इंटरेस्टिंग बातें हों, जो भी टॉपिक्स हों, वो हमारे साथ में आप कोरिलेट करते रहिए। ठीक है, अब कंक्लूड करते हैं कि भैया इस एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन क्या है। ठीक है, कंक्लूजन क्या है इस एक्सपेरिमेंट का, उसकी अगर हम बात करते हैं तो देखो भाई, सबसे पहले इन्होंने कंक्लूड किया कि डीएनए स्ट्रैंड जो है वो सेपरेट होता है। पहली इंपॉर्टेंट बात, डीएनए स्ट्रैंड सेपरेट होता है। ये डीएनए स्ट्रैंड ऐसे जुड़ा हुआ था, ये जुड़ा हुआ था, ये डीएनए स्ट्रैंड जुड़ा हुआ था, अब ये डीएनए स्ट्रैंड सेपरेट हो जाएगा भैया। ये लो जी, सेपरेट हो गया जी, हो गया। अब यहां से इनके कॉम्प्लीमेंट्री जो स्ट्रैंड्स हैं वो बनने लग जाएंगे। ठीक है, इसको बोलते हैं रेप्लिकेशन फॉर्क। रेप्लिकेशन फॉर्क, रेप्लिकेशन फॉर्क इसको बोला जाता है। रेप्लिकेशन फॉर्क के दौरान ही सेमी कंजर्वेटिव जो नेचर है डीएनए का वो देखा गया था। ठीक है, और अब ये यहां पर जो है हर स्ट्रैंड जो है वो अपनी कॉपी बनाएगा। ठीक है, अपने कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स के साथ में, और जो डॉटर मॉलिक्यूल होगा वो कंप्राइज होगा 1 ओल्ड स्ट्रैंड और 1 न्यू स्ट्रैंड, यानी कि जो नया मिलेगा हमें उसमें एक हमारा पुराना स्ट्रैंड होगा, एक हमारा जो है नया स्ट्रैंड जो है वो प्रेजेंट होगा। दिस इंप्लाइज दैट द न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए ऑब्टेन्ड व्हेन वन ऑफ इट्स स्ट्रैंड्स फ्रॉम द पेरेंट स्ट्रैंड। पेरेंट स्ट्रैंड से ही हमें क्या मिला है बच्चों, देखने को क्या मिला है, न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए का स्ट्रैंड मिला है। यानी डीएनए रेप्लिकेशन जो है बच्चों कैसी है, सेमी कंजर्वेटिव है यार। यानी इसके अंदर क्या है, पेरेंटल भी है और इसके अंदर क्या है, न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड भी प्रेजेंट है। तो पेरेंटल डीएनए के साथ में इसमें हमारे पास न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए भी प्रेजेंट है। दिस इज नॉन एज द सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। सही है ना, तो सेमी कंजर्वेटिव नेचर जो है वो हमें यहां पर देखने को मिलता है। और इस सेमी कंजर्वेटिव नेचर में हमें जब हम ये चीज देखते हैं तो भैया हमें एक चीज का अंदाजा हो जाता है कि यहां पर हमारे पास में ये जो चीज आई है निकल के, ये हमें एक तरह से रिलेट करती है कि भाई कॉपी जो डीएनए की हुई है वो डीएनए की कॉपी कहां हुई है, रेप्लिकेशन फोक में हुई है, जहां पर नए डीएनए के स्ट्रैंड जो बने हैं उनको हम सेपरेट आउट कर सकते हैं, उनको हम अलग कर सकते हैं। मेसेल्सन-स्टाल ने भी यही एक्सपेरिमेंट जो है वो अपने वर्ड्स में बताया, अपनी तरीके से बताया, अपनी बातों में बताया। इसी को हमें यहाँ पर ध्यान में रखना है और इंपॉर्टेंट तरीके से इसको पढ़ना है। बहुत ही अच्छा हमारा ये टॉपिक है डीएनए रेप्लिकेशन, इसको याद रखना है भैया। ठीक है,
टेलर का क्या एक्सपेरिमेंट था, टेलर का क्या रोल था, हर्बर्ट टेलर नाम है इनका भैया, इन्होंने फाबा बीन प्लांट जो है उस पर एक्सपेरिमेंट किया था और इनके कलीग जो है इनके साथ में थे, इन्होंने रूट टिप ली थी, रूट टिप सेल्स ली थी फाबा बीन प्लांट की, और ये रूट टिप सेल्स जो हैं इनको इन्होंने क्या किया बच्चों, एक रेडियो एक्टिव थाइमिडीन सॉल्यूशन में इन्होंने इसको वहां पर कल्चर करवाया, एक तरह से इमर्स किया इन्होंने रूट टिप्स को, ठीक है, रेडियो एक्टिव थाइमिडीन सॉल्यूशन में, और वहां पर कल्चर करवाया, ग्रो करवाया। इन द फर्स्ट जनरेशन, पहली जनरेशन में इनको क्या देखने को मिला कि भैया दोनों क्रोमेटिड जो है वो लेबल्ड हैं, यानी सेकंड जनरेशन जो सेल डिवीजन का होता है उसमें एक क्रोमेटिड हर एक क्रोमोसोम का लेबल्ड था। इसका मतलब क्या है, एक लेबल्ड है तो दूसरा वाला नॉर्मल है, मतलब यानी यहां से इन्होंने भी क्या बोला कि भैया सेमी कंजर्वेटिव मोड मुझे देखने को मिला है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर मेरे पास में दो स्ट्रैंड्स है, दो स्ट्रैंड्स में से ये जब स्ट्रैंड जो है सेपरेट आउट हो जाएंगे, अब मैं इनको जब थाइमिडीन सॉल्यूशन में डाल दूंगा तो मेरे पास में क्या होगा, एक में थाइमिडीन आएगा और एक में नहीं आएगा। जिसमें नहीं आया इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, वो न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए हो सकता है, जिसमें आ गया है वो क्या हो गया है, मेरे पास में पुराना वाला डीएनए हो सकता है, या उल्टा भी हो सकता है कि मान लो पहले उसमें थाइमिडीन नहीं गया हो तो भैया वहां पर भी नहीं जाएगा, और अगर नया वाला है तो वहां पर नए वाले डीएनए के अंदर थाइमिडीन चला जाए। ठीक है, चलो सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन की बात करते हैं तो मेसेल्सन और स्टाल की बात करते हैं, और इन्होंने भैया ई कोलाई, एक प्रोकैरियोटिक हमारे पास बैक्टीरिया है ई कोलाई, इसी को यूज किया था इन्होंने, और ऐसे ही हर्बर्ट टेलर जो है इन्होंने भैया फाबा बीन्स जो है यूकैरियोटिक प्लांट जो है इनको यूज किया। दोनों यानी प्रोकैरियोटिक में भी और यूकैरियोटिक में भी दोनों तरीके से हमें क्या देखने को मिल रहा है बच्चों, सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए देखने को मिल रहा है भैया, चाहे वो प्लांट सेल हो, चाहे वो एनिमल सेल हो, चाहे वो बैक्टीरियल सेल हो, या फिर चाहे वो कैसा भी सेल हो, हमें हर सेल में क्या देखने को मिलेगा, सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ डीएनए। तो अब हमने ये बोला कि भैया यहां पर रेप्लिकेशन जो है वो स्टार्ट नहीं हो सकता रैंडमली कहीं पे भी, ठीक है, तो यानी रेप्लिकेशन के लिए हमें क्या चाहिए, देखो भाई ध्यान से सुनिएगा, हमने बोला कि ये हमारा डीएनए, अब ये डीएनए जो है इस डीएनए के अंदर मान लो रेप्लिकेशन होना है, तो रेप्लिकेशन होने के लिए हमें क्या चाहिए, रेप्लिकेशन होने के लिए एक साइट चाहिए, इस साइट को बोला जाता है बच्चों ओरी साइट, क्या बोला जाता है, ओरी साइट, जिसको ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन बोला जाता है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन बोला जाता है। ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन की बात करते हैं तो हमने बोला भैया यहां पे देखो, फटाफट देखो भाई, प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन में हमें सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ये मुझे ओरिजिन मिल गया है, यहां पर मुझे एक एंजाइम लगाना है, एंजाइम का नाम क्या है, हेलिकेज, क्या नाम है, हेलिकेज। ये हेलिकेज क्या करेगा, ये हेलिकेज ऐसे ऐसे ये जो डीएनए के स्ट्रैंड्स हैं ये बहुत ज्यादा क्या होते हैं बच्चों, उलझे हुए होते हैं, इनको ये सिंप्लीफाई करेगा, ये लो जी सिंप्लीफाई करेगा, और सिंप्लीफाई करने से हमें यहां पर ये जो स्ट्रैंड है ये मिल जाएगा, यानी इस डीएनए की जो है ये क्या हो जाएगी, अनवाइंडिंग हो जाएगी, यानी कि हमें जब डीएनए को खोलना है तो हम ये हेलिकेज एंजाइम यहां पर यूज कर सकते हैं, तो नाम है भैया हेलिकेज एंजाइम, ठीक है ना, याद रख लेना भाई। देयर आर स्पेसिफिक रीजन्स ऑफ डीएनए जहां पर ये रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है, जैसा हमने बोला ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, और ई साइट जो है यहां पर प्रेजेंट होती है डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल में, तो वो हमें ध्यान में रखनी है। इस प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन में जब हम बात करते हैं तो भैया सबसे पहली और इंपॉर्टेंट बात, जब भी हमारे पास में एक डीएनए स्ट्रैंड सेपरेट आउट होता है तो वहां पे एक आरएनए प्राइमर जो है वो आकर जुड़ता है, आरएनए प्राइमर जब आकर जुड़ेगा तो वो क्या करेगा, टेम्पलेट डीएनए के साथ में अपने जो स्ट्रैंड्स हैं उनके साथ में वहां पर कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स को बनाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस को बनाएगा, 5 से 10 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग आरएनए फ्रेगमेंट हमें लेना है। आरएनए प्राइमर जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री होता है टेम्पलेट डीएनए के, इसलिए हम उसको यूज करते हैं, और थाइमीन की जगह वहां पर हमारे पास में यूरेसिल आता है, क्योंकि आरएनए के अंदर थाइमीन जो है वो एब्सेंट होता है, ठीक है, आरएनए के अंदर थाइमीन जो है उसकी जगह पर यूरेसिल प्रेजेंट होता है, ठीक है, एट द प्लेस ऑफ थाइमीन यूरेसिल प्रेजेंट होता है, ये चीज हमें याद रखनी है, ठीक है, कॉमन सी इंपॉर्टेंट सी बात थी जो हमें ध्यान में रखनी है। प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन में जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर कुछ एंजाइम्स आते हैं हमारे पास में, इन एंजाइम्स को बोला जाता है डीएनए पॉलीमरेज, क्या बोला जाता है बच्चों, डीएनए पॉलीमरेज। ये डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम्स जो होते हैं, इन एंजाइम्स की बात करें तो ये डीएनए डिपेंडेंट होते हैं, पहली बात तो कैसे है, डीएनए डिपेंडेंट है। डीएनए पॉलीमरेज इज एक एंजाइम है जो कैटलाइज करता है किसको, पॉलीमराइजेशन ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स, किसका पॉलीमराइजेशन करवाता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स यानी डीएनटीपीज, किसका,
डीएनटीपीज, ठीक है ना। तो ये डीएनटीपीज जो है यहां पर इनका ये क्या करवाएगा, पॉलीमराइजेशन करवाएगा और ये नए नए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट्स को यानी एनटीपीज को ऐड करता रहेगा 3 प्राइम एंड पर, जहां पर OH जो है वो फ्रीली प्रेजेंट है, वहां पर प्राइमर जो है वो कंप्लीमेंट्री हो जाएंगे टेम्पलेट डीएनए स्ट्रैंड के, और टेम्पलेट डीएनए के स्ट्रैंड के साथ में यहां पर आरएनए प्राइमर जब जुड़ता है तो वहां पर वो नए नए सीक्वेंसेस को लेकर आएगा। नए सीक्वेंसेस को लेकर आने का मतलब क्या हो गया, वो डीएनटीपीज को यहां पर बार बार में क्या करवाता रहेगा, ऐड करवाता रहेगा। देखो नीचे डीएनटीपीज में कौन कौन आ सकते हैं, डीएटीपी आ सकता है, डीजीटीपी आ सकता है, डीटीटीपी आ सकता है, डीसीटीपी आ सकता है, ठीक है, अलग अलग मतलब एडिनोसाइन हो गया, ग्वेनोसाइन हो गया, थाइमिडीन हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम देख सकते हैं। यहाँ पर आप हमें कॉल कर सकते हैं, ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है जहां पर आपको पूरी पूरी हेल्प की जाएगी आपके किसी भी कोर्स या किसी भी एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी के रिगार्डिंग, ठीक है। तो आप पर्टिकुलर अपने डाउट्स वगैरह पूछ सकते हैं या कोई आपको नोट्स चाहिए हो या कोई और चीज हो तो वो आप हमसे साझा कर सकते हैं। देन हम आगे बढ़ते हैं हमारे प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन में। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर जो टेम्पलेट डीएनए मेरे पास में प्रेजेंट है, इस टेम्पलेट डीएनए की जब मैं बात करता हूं तो इसके साथ ये जो आरएनए प्राइमर जुड़ा था, ये सीक्वेंसेस को धीरे 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 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ ये लेकर जाएगा, और 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ जब ये लेकर जाएगा तो मेरे पास फाइनली यहां पर देखो देखो भाई अलग अलग मेरे पास में सीक्वेंसेस जो हैं वो अरेंज हो जाएंगे। इन सीक्वेंसेस को मैं यहाँ पर यूज कर सकता हूँ। जो ये छोटे छोटे स्ट्रैंड्स हैं आरएनए के, ये यहाँ पर आरएनए प्राइमेज एंजाइम जो है ये आरएनए प्राइमर को जोड़ता है अपने साथ में और इनके साथ में टेम्पलेट डीएनए के साथ में, और यहाँ पर 4 से 12 न्यूक्लियोटाइड जो है वो प्रेजेंट होते हैं। आरएनए प्राइमेज इनिशिएट करता है किसको, डीएनए सिंथेसिस को, ताकि वहां पर मतलब ओलिगो न्यूक्लियोटाइड जो है वो 3 प्राइम OH ग्रुप जो है वो न्यूक्लियोटाइड के लिए प्रोवाइड करवा सकें ताकि वो वहां पर जुड़ सके। ये प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन में जब हम बात करते हैं तो भैया ये एनर्जी जो है ये कहां से आती है, एनर्जी कहां से आती है, इसका सवाल, इसका आंसर जो है ये क्या मिलेगा हमें कि जो डीटीपी हमारे पास में है जिसमें हमें डीऑक्सीथाइमिडीन ट्राइफॉस्फेट देखने को मिला था, वो टूट जाता है, 2 फॉस्फेट्स अपने क्या कर देता है बच्चों, रिलीज कर देता है, और साथ में क्या रिलीज करेगा, मतलब एनर्जी रिलीज करेगा। यहां से मतलब हम क्या कर सकते हैं, एनर्जी ले सकते हैं। जैसे एटीपी जो है वो किस में बदलता है, एडीपी प्लस में इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में, सेम वैसी ही कंडीशन यहां पर हमें देखने को मिलती है। अब ये जो है इसे बोलते हैं रेप्लिकेशन फॉर्क। दिस इज द रेप्लिकेशन फॉर्क, दिस इज द रेप्लिकेशन फॉर्क। Enzyme helices act over ori site and unwind the 2 strands of the DNA resulting in the formation of Y-shaped structure, जिसको रेप्लिकेशन फॉर्क बोला जाता है। जब प्राइमर अपीयर करेगा वहां पर, तब वहां पर टॉप स्ट्रैंड जो है, जो प्राइमर अपीयर जहां पर करता है सेम टाइम पर, तो मतलब हमने बोला कि भैया बॉटम स्ट्रैंड पर भी और टॉप स्ट्रैंड पर भी, दोनों स्ट्रैंड पर दोनों तरह से हमारे पास में पॉलीमरेज एंजाइम एक्ट करेगा, और अपर स्ट्रैंड के साथ में वो ऐड करेगा अगर, तो लोअर एंड के साथ में भी वो ऐड करता रहेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, अपर वाले में जब हमारे पास में ये 5 प्राइम से 3 प्राइम जा रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे हमारे पास में यहाँ पे ये ऐसे ऐसे जाकर हमारे 5 प्राइम से 3 प्राइम वापस बनाने लगेगा। यानी कि कुछ हमारे पास में कैसे आते हैं, लीडिंग सीक्वेंसेस आते हैं, और कुछ हमारे पास में कैसे आते हैं, लैगिंग सीक्वेंसेस आते हैं। ठीक है, ये लैगिंग सीक्वेंसेस जो होते हैं ये ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं बच्चों, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स बनाते हैं। यहाँ पर छोटे छोटे डीएनए के यानी सीक्वेंसेस जो है ये प्रेजेंट होते हैं जीन्स के, और इन सीक्वेंसेस की वजह से हम इनको अलग अलग जब करते हैं तो हमें छोटे छोटे जो सीक्वेंसेस मिलते हैं उनको हम बाद में जोड़ सकते हैं। ठीक है, हेलिकेज जो है वो मूव कर जाता है, हट जाता है, और अपर स्ट्रैंड की बात करें तो पॉलीमरेज जो है वहां पर 3 प्राइम डायरेक्शन में कंटिन्यू रहेगा, और ये जब तक कंटिन्यू रहेगा तब तक की रेप्लिकेशन फोर्क वहां पर प्रेजेंट है। और डीएनए पॉलीमरेज जो है वो ओनली मूव टुवर्ड्स द 3 प्राइम डायरेक्शन, इसीलिए हमें याद रखना है कि वहां पर कोई नया तरीका नहीं है ताकि नया डीएनए वहां पर बन सके। ठीक है, लोअर एंड पर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे इस डायरेक्शन में अगर चल रहा है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे इस डायरेक्शन में नहीं चलेगा। ठीक है, उल्टी डायरेक्शन यानी ये डायरेक्शन में यहाँ पर चलेगा, जिसमें हम क्या बोलते हैं कि भैया यहाँ पर हमारे पास में जो स्ट्रैंड्स हैं वो स्ट्रैंड्स यहाँ से निकल करके यहाँ आ जाएंगे, जो हमें एक्स्ट्रा स्ट्रैंड मिलेंगे जो कोडिंग नहीं कर रहे होंगे, इनको हम ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स बोल रहे हैं। ये नया डीएनए पॉलीमरेज जो है जुड़ जाएगा यहाँ पर आगे, और वो फिर आगे सिंथेसाइज कराएगा। एक और प्राइमर जो है वो अटैच हो जाएगा लैगिंग स्ट्रैंड के साथ में, डीएनए पॉलीमरेज वापस अपीयर करेगा प्राइमर पर, और फिर वहां से स्टार्ट कर देगा वो न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करना 3 प्राइम डायरेक्शन के अंदर। और डीएनए पॉलीमरेज
जब भी हम बोलते हैं, बात करते हैं डीएनए पॉलीमरेज की, वो आगे नहीं जाएगा, वो डिसअपियर हो जाता है, मतलब कि आगे आगे नहीं जाता जाएगा, वहां से डिसअपियर हो जाएगा, ताकि वहां पर पॉलीमराइजेशन को कैटलाइज जो हम कर रहे थे वो अब रोका जा सके, और लोअर स्ट्रैंड जो डीएनए है वो सिंथेसाइज कर लेगा कुछ फ्रेगमेंट्स को, और फिर उसके हटने की वजह से वहां पर लैगिंग स्ट्रैंड हमारे पास बन के आएगा। इस लैगिंग स्ट्रैंड की बात करेंगे तो इसमें डिसकंटिन्यूअस हमारे पास में कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स या हमारे पास में सीक्वेंसेस प्रेजेंट होंगे, और इन सीक्वेंसेस की जब हम बात करते हैं तो इन सीक्वेंसेस को हमने क्या बोला है, Okazaki fragments बोला है। These Okazaki fragments are formed here since the strand complementary to the lagging strand is discontinuous, इसीलिए instead of one large DNA fragment जैसा कि ऊपर हो रहा था, many smaller DNA fragments are formed, these are known as the Okazaki fragments। लैगिंग स्ट्रैंड पर ये बनते हैं, लीडिंग स्ट्रैंड पर हमारे पास में कॉन्टिन्यूअस डीएनए जो है उसका फॉर्मेशन होता, ठीक है। लैगिंग स्ट्रैंड के पास में आरएनए प्राइमर्स हैं जो कि डिफरेंट है, अलग अलग है फ्रॉम द डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स, और ये जो आरएनए प्राइमर्स हैं इनको हम रिमूव करवा देते हैं बाद में जब हमें प्रोसेस को कंप्लीट करना होता है। फाइनली जो गैप है यहाँ पर बिटवीन द ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स, इनको ज्वाइन किया जाता है एक दूसरे के साथ में, और ज्वाइन करने के लिए हमेशा हमें याद रखना है कि भैया ज्वाइनिंग अगर करना है इनका तो हमने क्या बोला, ज्वाइनिंग करने के लिए डीएनए लाइगेज एंजाइम को यूज किया जाएगा, ठीक है। बायोटेक के लेक्चर्स में हम पढ़ चुके हैं, बायोटेक के लेक्चर्स अगर आपने नहीं लिए हैं, नहीं अटेंड किए हैं तो आप जाकर देख सकते हैं। बायोटेक्नोलॉजी जो है उसको बहुत ही सिंप्लीफाई करके हमने पढ़ाया है, ठीक है। यूट्यूब पर आपको या आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं हमारी वीडियोस। और डीएनए लाइगेज एंजाइम जो है वो यहाँ पर जोड़ देगा दोनों को आपस में, और जोड़ने से हमारा प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, यानी नए डीएनए का फॉर्मेशन हो जाएगा, यानी नया स्टैंड मिल जाएगा। और नया स्टैंड मिलने का मतलब क्या हो गया, पेरेंटल स्टैंड हमें वापस मिल जाएगा और न्यूली सिंथेसाइज्ड स्टैंड वापस मिल जाएगा। तो दो स्टैंड मेरे पास में आ जाएंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि जब हम समरी करते हैं इसकी, तो समरी के अंदर देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है बच्चों, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन से रेप्लिकेशन स्टार्ट हुआ, डीएनए हेलिकेज एंजाइम जो है वो हमने सबसे पहले डाला वहां पे, उसके डालने से रेप्लिकेशन फोक जो है वहां पर हमारे पास प्राइमेज ऐड हुआ, प्राइमेज जो ऐड हुआ उसने आरएनए प्राइमर्स बनवाए, आरएनए प्राइमर्स जो बने उसने डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम को वहां पर यूज किया और अपने साथ में जोड़ा, और दोनों स्टैंड के साथ में जब वो जुड़े तो एक लीडिंग स्टैंड बना हमारे पास में, और एक हमारे पास में जो लीडिंग बना वो कैसा था, कॉन्टिन्यूअस था, और एक हमारे पास बना क्या, लैगिंग स्टैंड, जो कि कैसा है बच्चों, डिसकंटीन्यूअस है, ठीक है। लिख सकते हैं हम यहाँ पर, ये डिसकंटीन्यूअस है, और डिसकंटीन्यूअस स्टैंड जो बना इसमें हमें कुछ फ्रेगमेंट्स मिले, दीज फ्रेगमेंट्स आर नोन एज द ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। आरएनए प्राइमर्स को रिमूव कर दिया जाता है, डीएनए सीक्वेंसेस को सिंथेसाइज करके अनदर डीएनए पॉलीमरेज के साथ में डाल दिया जाता है, और डीएनए लाइगेज जो है वो बाद में स्मॉल गैप, जो छोटे छोटे गैप्स बचते हैं इनके बीच में, उनको फिल करता है, और वहां पर एक एंजाइम डीएनए लाइगेज आता है जो कि एक नया डीएनए सीक्वेंस बना देता है, ठीक है। ये सारी कहानी थी हमारे पास में भैया डीएनए रेप्लिकेशन की। डीएनए रेप्लिकेशन जैसे इस वीडियो में आपने पढ़ा है, वैसे सेम तरीके से आप अगर और टॉपिक्स पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जुड़े रहिए, लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिए, और हमारी वीडियोस का इंतजार भी करते रहिए थोड़ा सा, और अपने नए टॉपिक्स जो भी आपको डिफिकल्ट टॉपिक्स लगते हैं उन सभी को कमेंट में पिन करते रहिए या कमेंट में डालते रहिए, हम आपके सभी टॉपिक्स पर वीडियो बनाने वाले हैं। सो थैंक यू सो मच, इस जर्नी में हम आपके साथ रहेंगे, आप भी हमारे साथ रहना, प्रॉपर पूरा सहयोग देंगे आपको। और इसके अलावा जो एनसीईआरटी रीडिंग आपको करनी है अगर, तो आप हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, राम सर बायोलॉजी के नाम से हमारा ऐप है, उसको आप डाउनलोड करके वहां पर हमारे साथ में एनसीईआरटी को रीड आउट कर सकते हैं। एनसीईआरटी लाइन टू लाइन अगर आपको रीड आउट करनी है तो हमारी ऐप पर आपको मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच।